साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी जिसका क्लास हम ले रहे हैं लगातार, जो जेपीएससी पेपर 4 से रिलेटेड है, उसका 7वां क्लास में उपस्थित हैं। 7वां क्लास में हम लोग आज उपस्थित हैं, जिसमें हमको संघ विधायी का पढ़ना है। संघीय विधायिका, ठीक है, जिसमें हम राज्यसभा, लोकसभा, संगठन और कार्य, संसदीय समिति, कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण, संसद और इनके सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के विषय में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र हैं, जो 11th जेपीएससी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसी में अपना समय दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि द मिश्रा क्लासेस में जेपीएससी से संबंधित जितने भी क्लासेस हैं, जेपीएससी का जो सिलेबस में दिया गया है, जो जो टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक वाइज यहाँ पे सारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जितने भी हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए और साथ ही साथ जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों को मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। संसदीय विधायिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा को। राज्य सभा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे राज्यसभा की संरचना क्या है, ठीक है। राज्य सभा की संरचना, ठीक है। तो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद, 3 अप्रैल 1952 को, कौन सा डेट? 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। कौन से नाम से? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और जिसका सबसे पहला जो बैठक हुआ था वह कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952, यानी कि 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन होता है और उसका पहला जो बैठक होता है वह 13 मई 1952 को होता है, ठीक है। जिसके सभापति के तौर पर कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 23 अगस्त 1954 को सभापति के सदन में घोषित किया जाता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। 23 अगस्त को राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में यह घोषणा की जाती है कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो था अब उसको राज्यसभा के नाम से हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो राज्यसभा भारतीय संसद का जो है सो वो उच्च सदन है, ठीक।
राज्यसभा राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य और संघ शासित जो राज्य हैं, यानी कि यूटी जिसको बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित राज्य जिसको कह सकते हैं, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व वो करती है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है सो कितना हो सकता है, तो 250 हो सकता है, 250 हो सकती है। परंतु वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 245 है। ठीक है, अब राज्यसभा के अनुसार, ये संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का जो संरचना है वो किस प्रकार से है, तो अनुच्छेद 80 के अनुसार जो राज्यसभा का भी संरचना है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वे कौन किस किस क्षेत्र से आते हैं, तो साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, ठीक है, इसके बाद कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा से हो सकता है। ठीक है, और भी अन्य इसी प्रकार के जो विशिष्ट अनुभव प्राप्त लोग होते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। ठीक है, मनोनीत मतलब समझ में आ रहा है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में बैठा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के 233 सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व का निर्वाचन संसद द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। तो इसको हम लोग एक बार समझते हैं कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 233 सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये कौन करते हैं, ये वोटिंग के द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है, संघ शासित क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। संसद में जो प्रक्रिया है उसके द्वारा केंद्र शासित राज्यों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रतिनिधि होंगे उनको निर्वाचित किया जाएगा। क्लियर है, तो भारतीय संविधान यानी में के अंतर्गत जो है सो भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी राज्यों को उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में क्या है ना कि जो अमेरिका का उच्च सदन है जिसको हम लोग सीनेट के नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, सीनेट। ठीक है, वहां पे हर एक राज्य से 2 प्रतिनिधि दिए जाते हैं, परंतु यहाँ पे जो भारत का हिसाब किताब है, यहाँ पे हर एक राज्य से अलग अलग टाइप से हम लोग क्या कह सकते हैं, समान प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि प्रतिनिधित्व जो है सो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो भारत के अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग जनसंख्याएं हैं उस हिसाब से वहां पे दिया जाता है। क्लियर है, तो भारत के संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य या केंद्र शासित की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख तक प्रत्येक 10 लाख के जनसंख्या पर एक और उसके बाद 20 लाख की जनसंख्या के हिसाब पर एक
प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, यदि सपोज हम मान लेते हैं कि सपोज कोई राज्य का 50 लाख आपका जनसंख्या है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रत्येक 10 लाख में, ठीक है, प्रत्येक 10 लाख में एक प्रतिनिधि दिया जाएगा, और यदि 50 लाख से ज़्यादा बढ़ जाता है जनसंख्या तो प्रत्येक 20 लाख में एक मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग किस हिसाब से कितना कितना सीट दिया गया है कौन कौन से राज्य को, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसमें 11 सीट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, इसमें 31 सीट है। इसके बाद आता है असम, असम में 7 है। पश्चिम बंगाल में 10 है। ठीक है, इसी प्रकार आपका बिहार में 16 है। नागालैंड में 1 है। गोवा में 1 है। हिमाचल प्रदेश में 1, हिमाचल प्रदेश में 3 है। ठीक है, उसके बाद गुजरात में 11 है। मणिपुर में 1 है। हरियाणा में 5 है। त्रिपुरा में 1 है। ठीक है, इसके बाद आता है केरल में आपका 9 है। इसके बाद मेघालय में 1 है। इसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी लिख देते हैं हम यहाँ पे, मध्य प्रदेश में 11 है। तमिलनाडु में 18 है। और सिक्किम और मिजोरम, सिक्किम में 1 है और मिजोरम में भी 1 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र को देखते हैं। महाराष्ट्र में 19 है। दिल्ली में 3 है। दिल्ली में आपका 3 हो गया। इसके बाद आता है कर्नाटक में 12 है। पुडुचेरी में 1 है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, जिसको ओडिशा के नाम से हम लोग जानते हैं, ओडिशा, इसमें 10 है। अरुणाचल प्रदेश, हम एपी लिखते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे 1 है। इसके बाद पंजाब में 7 है। और उत्तराखंड में 3 है। राजस्थान में 10 हैं। ठीक है, इसके बाद झारखंड में 6 है। झारखंड में 6 है। छत्तीसगढ़ में 5 है।
5 है। जम्मू कश्मीर में 0 है, जम्मू कश्मीर में 0, और लद्दाख में भी नहीं है, ठीक है, लद्दाख में भी 0 है, और एक बच गया लास्ट में तेलंगाना, जिसमें 7 है। तो क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्यता, ठीक है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राज्यसभा के जो योग्यताओं का निर्धारण है वो संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 84 के अनुसार, ठीक है। सबसे पहला जो योग्यता होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है जो उसकी मिनिमम जो एज है, न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष की होगी, मिनिमम एज जो है 30 साल की होनी चाहिए, और उसने किसी के पद को किसी भी लाभ के पद को धारण ना किया हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कोई भी लाभ का पद जो है सो धारण नहीं किया हो, ठीक है। उसके बाद वह पागल तथा दिवालिया ना हो, ठीक है। साथ ही साथ वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं जो है वो रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। राज्य सभा के चुनाव हम लिखते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वह विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है, जिसमें भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है इसमें भी, ठीक है। तो इसका जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत चुनाव होता है, तो 80(4) के तहत, ठीक है। विधानसभा के जो लोग होते हैं वही राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं, क्लियर है। साथ ही साथ अनुच्छेद 80(5) के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव संसद द्वारा पारित विधि के अनुसार किया जाता है, संसद जैसा विधि अपनाएंगे उसके अनुसार किया जाता है, ठीक है। केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। जो व्यक्ति राज्यसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके लिए यह आवश्यक है कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ले। देखिए, तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं ना वही लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, वोटिंग के द्वारा। एक हिसाब से जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वही टाइप से उसमें वोटिंग होता है, क्लियर है। ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता है, ठीक है, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा ही वो चुना जाता है, क्लियर है। अब 5 संघ शासित जो क्षेत्र है हमारा 5 यूटी है जिसको विधानसभा में कोई प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो इसको लिख लीजिए। एक है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप,
ठीक है। इसके बाद दमन व दीव, दमन व दीव, ठीक है। इसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया। इसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया। इसके बाद दादर नगर व हवेली, दादर नगर व हवेली, इन पांचों को जो है सो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। किसको? अंडमान निकोबार, दमन व दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर व हवेली को। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग राज्यसभा की अवधि के विषय में देखते हैं। ठीक है, राज्यसभा की कार्य अवधि क्या है इसके विषय में देखते हैं। ठीक है, राज्यसभा की अवधि, ठीक है। तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, इसका विघटन जो है सो नहीं होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर नए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई ये एक स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसके हर एक दूसरे वर्ष में इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य जो हैं वो नए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यदि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का प्रत्येक दूसरे वर्ष कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। क्लियर है, कितने साल का? 6 वर्षों का। यदि किसी सदस्य का स्थान उसके त्यागपत्र या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है तो तुरंत उसको भरने के लिए उपचुनाव कराया जाता है। ठीक है, तो उपचुनाव कराने के बाद जो व्यक्ति चुना जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए था जो 1 साल तक अपने पद पर रहा। ठीक है, इसके बाद किसी प्रकार से ये अपना त्यागपत्र दे देता है या फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि उपचुनाव करवाया जाएगा और उपचुनाव करवा के कोई नया आदमी बी को उसके जगह पे बैठा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कितने साल तक के लिए पद में था? पहले 1 साल। ठीक है, अब जो नया आएगा ना उसका भी अगला 1 साल तक ही रहेगा, यानी कि 2 साल तक। क्लियर है। चलिए, अब आता है राज्य का सभापति, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 89 के तहत क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, कल भी बताए थे हम कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। सभापति अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पद से जुड़े दायित्वों को संभालता है। क्लियर है। इसके बाद अध्यक्ष या सभापति को राज्यसभा अपने बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा ने स्वीकार कर लिया हो, उसके द्वारा उसे हटा सकता है, पदमुक्त कर सकता है। ठीक है, उपसभापति राष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा स्वतः पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति द्वारा सदन को व्यवस्थित रखने की दृष्टि से वे सभी कार्य किए जाते हैं जो किसी भी सदन के अध्यक्ष द्वारा संपन्न किया जाता है। क्लियर है।
अब अनुच्छेद 92 देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 92 के अनुसार राज्यसभा की किसी बैठक में सभापति या उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो क्रमशः सभापति एवं उपसभापति की उपसभापति उस सभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। मान लीजिए कि सभापति या उपसभापति जिनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव विचार के लिए लाया गया है, तो उस कंडीशन में जो है सो उपसभापति या सभापति जो हैं सो उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 91 को देखते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 91 के अनुसार उपराष्ट्रपति और उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा का ऐसा सदस्य सभापति का कार्य करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। ठीक है। अब आपका लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को सौंपता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तथा उपाध्यक्ष जो है सो अध्यक्ष को सौंपता है। जबकि राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है सो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, क्लियर है। और उपसभापति अपना त्यागपत्र जो है सो सभापति को देता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे राज्य महासचिव, राज्यसभा का महासचिव जो होते हैं उसके विषय में जानेंगे। ठीक है। तो राज्यसभा का महासचिव, ठीक है, राज्य सभा महासचिव। राज्यसभा महासचिव सदन का तीसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। वह सभी संसदीय कृत्यों और क्रियाकलापों की प्रक्रिया व प्रथाओं संबंधित मामले में सभापति का सदन और सदस्यों का सलाहकार होता है। ठीक है। यह भी लोकसभा महासचिव की भांति कार्यपालिका का स्थायी तथा निरपेक्ष पदाधिकारी होता है। क्लियर है। अब हम लोग राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा की शक्तियां, ठीक है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, परंतु राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, इसीलिए वित्तीय मामले तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण के संदर्भ में राज्यसभा की स्थिति जो है सब बहुत दुर्बल होती है। ठीक है, बहुत कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। क्लियर है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसके बावजूद भी राज्यसभा शक्तिहीन नहीं है। कुछ विषयों यथा राज्य सूची में परिवर्तन और कानून बनाने के संदर्भ में राज्यसभा को ऐसी शक्ति प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है। अब कौन कौन से शक्ति प्राप्त है इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, ठीक है। तो राज्यसभा की विधायी शक्तियों के विषय में बात करेंगे। अब हम लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों एवं अन्य विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्रदान की गई है।
साधारण विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा में धन तथा वित्तीय विधेयक को छोड़ करके सभी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परंतु कुछ ही ऐसे विधेयक हैं जिनको राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, बहुत कम विधेयक पेश किया जाता है यहाँ पे वैसे। इसके बाद यदि कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है जो पारित होने के उपरांत राज्यसभा को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है, परंतु दोनों सदनों में मत भिन्न हो, मतलब अलग अलग मत हो दोनों का, तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। परंतु ऐसा केवल गैर वित्तीय एवं गैर संविधान विधेयक के संदर्भ में ही होता है। संयुक्त बैठक निम्न सदन में ही आहूत की जाती है, यानी बुलाई जाती है। जब कोई एक सदन किसी विधेयक को पारित करके दूसरे सदन को भेजता है और दूसरा सदन उस विधेयक को अस्वीकार कर दे या दोनों सदन में विधेयक में किए गए संशोधनों के बारे में अंतिम रूप से असहमति हो, इसके बाद जिस तिथि को विधेयक दूसरे सदन को प्राप्त किया जाना है उस तिथि के पश्चात पारित किए गए 6 महीना से अधिक समय बीत गया हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाता है। सामान्यतः संयुक्त बैठक का निर्णय लोकसभा के पक्ष में होता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो जाती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा। आहूत करना मतलब बुलाना। ठीक है, और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अब तक केवल 3 बार ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। दोनों बैठकों का निर्णय लोकसभा के पक्ष में हुआ है। पहली संयुक्त बैठक दहेज निरोधक अधिनियम 1960 के संदर्भ में 1961 में तथा दूसरी बैठक बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम 1977 के संदर्भ में 1978 में तथा तीसरी बार 2002 में कोटा के संदर्भ में बुलाई गई थी। क्लियर है? भारत में साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन की लॉर्ड सभा की स्थिति की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली है। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा कमांस सभा द्वारा पारित विधेयक को केवल 1 वर्ष तक निलंबित कर सकती है। यदि 1 वर्ष की अवधि में लॉर्ड सभा उसे पारित नहीं करता तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा, परंतु भारत की राज्यसभा की स्थिति ऐसी नहीं है। परंतु भारत की राज्यसभा की स्थिति अमेरिकी सीनेट की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, अमेरिका में साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में मतभेद होने पर दोनों सदन के समान संख्या में सदस्य को मिलाकर एक समझौता समिति का गठन किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय प्रणाली की मान्यताओं के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है एवं राज्यसभा द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, परंतु राज्यसभा प्रश्न पूछकर स्थानगण और ध्यान को आकर्षण करने के प्रस्तावों तथा आधे घंटे की चर्चा द्वारा
सरकार की आलोचना कर सकती है, परंतु कभी कभी विशेष प्रस्ताव पास करके राज्यसभा सरकार के लिए कठिनाई उपस्थित कर सकती है, जैसा कि 1978 में जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पुत्र कांति देसाई के विरुद्ध कुछ आरोपों के संदर्भ में जांच का प्रस्ताव पारित किया गया था। यद्यपि सरकार ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, परंतु उसके समकक्ष कठिनाई अवश्य उत्पन्न हो गई थी। प्रोफेसर के.वी. राव का कथन उचित ही प्रतीत होता है कि राज्यसभा सरकार को अपदस्थ तो नहीं कर सकती, परंतु परेशान अवश्य कर सकती है। क्लियर है? अब आगे आते हैं हम लोग का वित्तीय शक्ति। ठीक है, आगे वित्तीय शक्ति के विषय में बात करेंगे हम लोग। वित्तीय शक्तियां। ठीक है, संविधान के अनुसार राज्यसभा को कोई वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और जब लोकसभा उसे पारित कर देती है तब वह विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा को वह विधेयक पारित की गई तिथि से 14 दिन के अंदर अपनी स्तुतियों सहित लोकसभा के पास वापस भेजना पड़ता है। ठीक है, यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा की स्तुतियों पर विचार विमर्श करती है अथवा नहीं। इस संबंध में लोकसभा का जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा तथा वही निर्णय दोनों सदनों की संयुक्त निर्णय समझा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने के संबंध में निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, अब आता है हमारा संविधान संशोधन की शक्ति। ठीक है, तो संविधान संशोधन के संदर्भ में लोकसभा के समान ही राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम रूप से पारित होने के लिए इनका दोनों सदनों में अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। इसके विषय में किसी भी प्रकार का गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर अब तक 3 बार दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है। पहली बार 1970 में लोकसभा में पारित प्रीवी पर्स की समाप्ति विषयक विधेयक को राज्यसभा में अस्वीकार कर दिया गया था। दूसरी बार 1978 में 45वें संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा द्वारा सुझाए गए 5 संशोधनों को स्वीकार करने के बाद पारित किया जा सका। तीसरी बार 1989 में, ठीक है, तीसरी बार 1989 में लोकसभा द्वारा पारित 64वें तथा 65वां संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अब तक केवल एक बार राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है। 41वां संविधान संशोधन विधेयक 3 अगस्त 1975 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे राज्यसभा ने 9 अगस्त 1975 को पारित कर दिया। ध्यातव्य है कि 41वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा राज्यपाल को आजीवन दीवानी तथा फौजदारी के मुकदमे से उन्मुक्ति देने से संबंधित था। ठीक है, अब इसके बाद आता है चुनाव संबंधी शक्तियां। चुनाव संबंधी
ठीक है। तो राज्यसभा के चुनाव संबंधी शक्तियां भी लोकसभा के समान ही है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की तरह ही राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चयन भी लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ध्यातव्य है कि राज्यसभा में या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे आपातकाल संबंधी शक्तियां। आपातकाल संबंधी शक्तियां। तो राष्ट्रपति की आपातकाल उद्घोषणा की स्वीकृति में दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृति होना आवश्यक है। ठीक है। विविध शक्तियां में क्या क्या है देख लेते हैं उसके बाद। यानी कि आपातकाल संबंधी शक्ति यह है कि यदि किसी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस स्थिति में आपका हो गया लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। यदि किसी कारण से लोकसभा भंग हो गई है उस टाइम तो राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है उस कंडीशन में। ठीक है, क्लियर है। अब अन्य शक्तियों के विषय में देख लेते हैं। ठीक है, अन्य शक्तियां क्या है। तो राज्यसभा को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बराबर शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अपदस्थ करने के संदर्भ में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन स्थिति की घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। संस्थाओं तथा संघ लोक सेवा आयोग, भारत के संप्रेषण एवं महालेखा परीक्षक, अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग आदि के वार्षिक प्रतिवेदन दोनों सदनों के सम्मुख समान रूप से विचार के लिए रखे जाते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत निर्मित नियमों की स्वीकृति दोनों सदनों द्वारा समान रूप से आवश्यक है। क्लियर है। चलिए आगे आता है राज्यसभा को प्राप्त विशिष्ट शक्तियां। ठीक है, राज्यसभा को प्राप्त विशिष्ट शक्तियां। ठीक है, तो कौन कौन से शक्ति हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 249 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची में किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है। तो इस स्थिति में संसद को उस समय विषय के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू रहता है जिसे पुनः आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। अब तक राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव 2 बार पारित किया गया है। पहली बार 1952 में व्यापार वाणिज्य उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा विवरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करते हुए उस समय संसद को कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा ने दिया था। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 312(2)
के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवा के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राज्यसभा ने 1961 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा सेवा और 1965 में भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के लिए संसद को अधिकृत किया था। ठीक है, तो स्पष्ट है कि उपर्युक्त दोनों विषयों में संविधान द्वारा राज्यसभा को विशेष स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि परिसंघीय है। साथ ही इसका कारण यह भी है कि 2/3 बहुमत से पारित संकल्पों से राज्य की सहमति प्रकट होती है। राज्यसभा को प्राप्त समग्र शक्तियों को गंभीरता से विचार करने पर स्वतः सिद्ध होता है कि राज्यसभा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह भूमिका उस समय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत हो, जैसा कि 1990 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यसभा में अपने बहुमत के बल पर राष्ट्रपति के अभिवादन भाषण को संशोधित करने के लिए सरकार को विवश कर दिया था। इसी प्रकार मार्च 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्वीकृति को लोकसभा द्वारा अपनी मंजूरी दिए जाने के बाद भी राज्यसभा में विपक्षी बहुमत के कारण सरकार को राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। अतः स्पष्ट है कि वित्तीय मामलों को छोड़कर राज्यसभा अन्य मामलों में लोकसभा के समान ही शक्तिशाली है। ठीक है, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। दादर नगर एवं हवेली तथा दमन और द्वीप का विलय भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग लोकसभा को समझते हैं। राज्यसभा हमारा खत्म होता है, अब हम लोग लोकसभा को समझेंगे। लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा की सबसे पहले हम संरचना को देखेंगे। संरचना लोकसभा भारतीय संसद की निम्न सदन है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन और जनता का सभा भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है, अधिकतम कितना हो सकता है? तो 550, और अभी कितना है? तो 545। ठीक है, मूल रूप से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी और यह कहा गया था कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 होगी अधिकतम। ठीक है, नवीनतम संशोधन के अनुसार संघ के राज्यों से अधिकतम 530 का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के वयस्क जनता द्वारा किया जाएगा, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 331 में कहा गया है, 331 में कहा गया है कि अनुच्छेद 331 के प्रावधानों के अनुसार यदि राष्ट्रपति महसूस करते हैं कि लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह अधिक से अधिक 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करके लोकसभा में रख सकते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में राज्यों के 530 तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 मनोनीत सदस्य भी हैं।
ध्यातव्य है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण अथवा परिसीमन 1971 के जनसंख्या के आधार पर किया गया है। 2001 के जनसंख्या के आधार पर पुनः परिसीमन का प्रस्ताव था, परंतु फरवरी 2000 में घोषित नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत परिसीमन पर अगले 25 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब परिसीमन वर्ष 2026 के बाद होगा। उल्लेखनीय है कि देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करना, जिससे कि क्षेत्रगत और संख्यागत आधार पर देश के सभी नागरिकों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके की प्रक्रिया ही परिसीमन कहलाती है। ठीक है। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के स्थान उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। लोकसभा में 79 स्थान अनुसूचित जातियों तथा 40 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो लोकसभा के विषय में आज हम लोग इतना जानते हैं। फिर कल हम नेक्स्ट क्लास में लोकसभा के सदस्यों की अहर्ताएँ ये सब के विषय में हम लोग जानेंगे और आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्योंकि आज थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत हमको ठीक ठाक लग नहीं रहा है, जिस कारण से मैं सही से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।